हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज मैं अपने इस चैनल पर फिर से आपके सामने ये आपका घटना चक्र का असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है उसे मैं लेकर आई हूँ और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। तो देखिए, इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उसको अब हम देखने जा रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। आइए, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं निम्न हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिए इन्होंने। पहला दिया है आपका मापन, दूसरा इन्होंने दिया है आपका कारणता, तीसरा दिया है सामान्यीकरण, चौथा दिया है पुनरावृत्ति। यानी कि जो मात्रात्मक शोध होते हैं उसमें क्या मुख्य इसमें आपको देखने को मिलेगा मुख्यतः। तो देखिए, इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहले कि मात्रात्मक शोध क्या होता है। देखिए, मात्रात्मक अनुसंधान शोध ये एक प्रकार होता है शोध का, ठीक है। इसके अंतर्गत संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना की जाती है। कैसे? न्यूमेरिकल, यानी संख्यात्मक तथ्यों की संकल्पना की जाती है। मात्रात्मक अनुसंधान में निगमनात्मक तर्क पद्धति का प्रयोग किया जाता है ना। आप जानते हैं ना, वैज्ञानिक तौर पे दो तरह की पद्धतियां होती हैं, निगमनात्मक और आपकी एक आगमनात्मक। तो देखिए, मात्रात्मक शोध में आश्रित प्रभाव और स्वतंत्र कारण चर महत्वपूर्ण होते हैं। मात्रात्मक शोध में शोधकर्ताओं की निम्न मुख्य व्यस्तताएं होती हैं। कौन कौन सी? तो देखिए, इसमें जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, सबसे पहला है आपका मापन, कारणता, सामान्यीकरण और पुनरावृत्ति। ये चारों ही आपके सही दिए हुए हैं बिल्कुल। तो देखते हैं, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यस्तताएं हैं आपकी, ये चारों ही आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय यानी रेडियो एक्टिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपके जलवाष्प, दूसरा है आपका शोभ मंडलीय ओजोन, तीसरा है आपका समताप मंडलीय ओजोन या आपका ब्लैक कार्बन। तो आपके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए इसमें क्या है, समताप मंडलीय ओजोन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय है ना, यानी कि जो आपकी रेडियो एक्टिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी? समताप मंडलीय जो आपकी ये ओजोन है ये, ठीक है। तो आप देखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य के विकिरण के एक हिस्से को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो विकिरण नहीं, उनका जो विकिरण होता है वो नहीं पहुंच पाता। और पराबैंगनी विकिरण से हमें क्या होती है प्रॉब्लम, हमें या किसी को भी, अगर ये त्वचा कैंसर या आंखों में मोतियाबिंद और कुछ फसलों और समुद्री जीवों को भी बहुत ज़्यादा ये हानि पहुंचा सकती है। तो इसका मतलब ये है, वायुमंडल के जो नकारात्मक विकिरण हैं उसके प्रणोदय यानी कि रेडियो एक्टिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए क्या उत्तरदायी है। तो आपका जो समताप मंडल में ओजोन परत होती है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में 5 परतें हैं, है ना। कई बार मैं इनका आपको नाम भी बता चुकी हूँ। तो देखिएगा, आपकी जो समताप मंडल होता है उसमें ही आपकी क्या होती है, ओजोन परत होती है ना। और ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से कि इसमें क्या हो गया है, छिद्र हो गया है ना। और ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो इसको ही रोकने को प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही में जिन तत्वों के द्वारा ये ओजोन छिद्र होता है उन तत्वों को भी कंट्रोल करने की बात कही जा रही है ना। वियना प्रोटोकॉल है आपका, है ना, या आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वो आपके इसी से संबंधित है। तो फिलहाल यहाँ जो प्रश्न है उसके हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, समताप मंडलीय ओजोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं। कैसे अनुदेश दिए जाते हैं? चुनौतीपूर्ण, और आवश्यकता के अनुसार सहायता भी प्रदान की जाती है। परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, पश्चगामी शिक्षण, सक्रिय शिक्षण, अनुकूलनात्मक शिक्षण या आपका समस्या परक शिक्षण। तो देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, अनुकूलनात्मक शिक्षण। अनुकूल
अनुकूलनात्मक शिक्षण। देखिए अनुकूलनात्मक जो आपकी शिक्षण विधि होती है, कौन सी? अनुकूलनात्मक। इसमें क्या होता है? इसमें समावेशी छात्र और समान छात्रों को एक साथ अध्ययन कराया जाता है। इसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी प्रदान की जाती है ना। और जब छात्र स्वयं उसको करना सीख जाते हैं तो जो सहायता है या जो हेल्प है वो हटा ली जाती है। कब? जब छात्र स्वयं ही सक्षम हो जाते हैं उस काम को करने में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका अनुकूलनात्मक शिक्षा। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, जब ज्ञान पुनरुत्पादन और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब ज्ञान पुनरुत्पादन यानी कि दोबारा से उत्पादन और सत्यापन करने के योग्य हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या मानवतावादी कहते हैं, प्रभाववादी कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं या व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं? तो देखिए, इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका वैज्ञानिक, है ना। इसे कहेंगे हम वैज्ञानिक। देखिए, जब ज्ञान पुनरुत्पादन और सत्यापन करने योग्य हो जाता है तो इसे हम वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। कि वस्तुतः पुनरुत्पादन और प्रतिकृति यानी सत्यापन, पुनरुत्पादन और प्रतिकृति या सत्यापन, है ना, वैज्ञानिक जांच की आधारशिला है। ये तो हम सबको ही पता है। पुनरुत्पादन के बिना प्रक्रिया और दृष्टिकोण को नहीं देखा और समझा जा सकता है। इसीलिए आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक ज्ञान। आगे देखिएगा, शून्य परिकल्पना निम्नलिखित में से सार्थकता परीक्षण के किस पी मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है? देखिए, 43%, 0.27%, 3% या 0.43 ऑफ 1%। ये आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। आपको जो नीचे दिए गए विकल्प हैं उनमें से चुनना है कि कौन से ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। तो देखिए, शून्य परिकल्पना सार्थकता परीक्षण में 43% यानी कि 43%, है ना, एवं 0.27% के, है ना, 0.27% के पी मान के लिए सत्याभासी प्रतीत होती है। सांख्यिकी में एक परिकल्पना को एक औपचारिक कथन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो निर्दिष्ट जनसंख्या के किन्हीं दो या दो से अधिक चरों के बीच क्या बताती है? उनके संबंधों के बारे में बताती है, स्पष्टीकरण देती है ना। और परिकल्पना स्पष्ट रूप से अपेक्षित परिणाम की व्याख्या और भविष्यवाणी करती है ना। सांख्यिकी में एक शून्य परिकल्पना को किस प्रतीक के द्वारा हम दर्शाते हैं? बता, H0 या H नल के रूप में उच्चारित किया जाता है। किस नाम से हम कहते हैं? H0 या H नल। ठीक है, H में सब स्क्रिप्ट अंक 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 43% या आपका 0.27%। तो देखिए, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ये किसके मान की बात हो रही है? पी मान की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्यकारी परिकल्पना। कौन सी? कार्यकारी परिकल्पना होती है किसी तर्क के लिए प्रमाणित प्राकलन परीक्षण अपेक्षित ना हो, आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य प्राकल्पना या एक वैज्ञानिक सिद्धांत। तो देखिए, कार्यकारी परिकल्पना की या प्राकल्पना की यहाँ पर बात हो रही है। क्या होती है? तो देखिए, ये आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार प्राकल्पना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, कार्यकारी प्राकल्पना आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से, है ना, स्वीकार्य प्राकल्पना होती है। इसमें यह उम्मीद के साथ सिद्धांत निर्माण किया जाता है कि शोध के लिए आधार निर्मित हो सके, है ना। हालांकि ये परिकल्पना विफल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सही होगी, गलत भी हो सकती है, विफल भी हो सकती है। ज्यादातर इसे गुणात्मक अनुसंधान में एक वैचारिक ढांचे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो आपका 6th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय, है ना, तक ठहर पाती है? देखिए, जो गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ तो आपकी काफ़ी समय तक टिकी रहती हैं,
है ना। तो उससे क्या होता है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है ये गर्म हो जाता है, जो वायुमंडल होता है वो गर्म हो जाता है ना। जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और आपकी ऐसी कौन सी गैस है, ये मैं आपको वीडियो में अपनी सब बता चुकी हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैंने अपनी ये सीरीज़ चला रखी है घटना चक्र की। एक तो आपकी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चल रही है और एक आपकी प्रैक्टिस सेट की भी चल रही है, और बहुत जल्द मैं एक तीसरी सीरीज़ भी शुरू करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो सीरीज़ है इन सब की आपको प्लेलिस्ट में आप अगर जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्रम से। तो अब आप ऑप्शन देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। पूछा क्या था इसमें, ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम मतलब बहुत कम समय तक ठहर पाती है। तो क्या ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, या ये आपकी देखिए मीथेन है, या ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो मीथेन गैस होती है आपकी, ये बहुत कम समय तक ही आपके वायुमंडल में ठहर पाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो वैश्विक तापन होती है इसकी वजह से कम हो पाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसको गौड़ गौड़ यानी सेकेंडरी वायु प्रदूषक माना जाता है। किसको माना जाता है बताइए, ये भी मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। आपको यदि ध्यान हो, OPS मैंने बताया था, क्या था OPS बताइए। ये मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी गौड़ वायु प्रदूषण की। तो देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर मोनोऑक्साइड, ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा गौड़ वायु प्रदूषक है। तो देखिए, इसमें से जो आपका गौड़ वायु प्रदूषक है वो है आपका क्या, देखिए 8th का आपका ओजोन, है ना, ओ से ओजोन, ठीक। इसी से आपने पहचान सकते हैं, ओ से ओजोन। तो PS से फिर क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ध्यान हो तो चलिए, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ये आपका क्या है, गौड़ वायु प्रदूषक है। देखिए, दो तरह के प्रदूषक होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं, है ना। ये मैं आपको सब डिटेल में सब पढ़ा चुकी हूँ उनके बारे में। आगे चलिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। किसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है। प्रिंटर, वेबकैम, स्कैनर या माउस। बहुत आसान है, प्रिंटर से आप कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ी कर लेंगे, वेबकैम, है ना। विद द हेल्प ऑफ वेबकैम यू कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था। देखिए, सब बता चुकी हूँ मैं आपको, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो आपको अब तक तो याद भी हो गए होंगे, वैक्यूम ट्यूब का हमने प्रयोग किया था फर्स्ट जनरेशन में, है ना। आगे चलिए, तो सेकंड में कौन सा करा था बताइए। सेकंड में हमने क्या यूज़ करा था, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करा था। थर्ड में क्या करा था, IC का करा था। फोर्थ में क्या करा था हमने, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिफ्थ में क्या किया था वो भी बताइए, हमने इन दोनों में क्या यूज़ करा था। नेक्स्ट चलिए, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। तो देखिए, आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं आपके 32, 4, 8 या आपके 16। तो देखिए, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा क्या, 4, है ना। कैसे, आपके बिट्स हैं तो ये एक निबल हो गया, और यदि आपके 8 बिट्स हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 बाइट हो गया, है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहे हैं, एक निबल कितने बिटों के बराबर है। तो ये आपका बराबर है, एक निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स के बराबर। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लू रे डिस्क एक डैश है। ब्लू रे क्या होता है, ब्लू रे डिस्क एक क्या होता है, ऑप्टिकल डेटा संग्रहण प्रणाली है जिसे मानव DVD प्रारूप का स्थान लेने के लिए बनाया गया है ना। ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयुक्त नीले बैगनी लेजर से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेटा संग्रहण प्रणाली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, ऑप्शन नंबर 12 का। आगे देखते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। किसको, इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर जुड़ा होता है उसको एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या है, देखिए, तो IP का आपका जो पूर्ण रूप है वो है आपका क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किसने तत्कालीन स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना। ब्रेडले ने, परकिन हेट ने,
इरविन ने या CR दास ने? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बर्किनहेड ने स्वराज पार्टी को भारत की सबसे सुसंगठित पार्टी माना। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। अच्छा बताइए, पहले भी जबकि मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है। अच्छा, इरविन का संबंध बता सकते हैं किससे? इरविन ये क्या थे, कौन थे ये भारत के? और या आपके ये जो ब्रिटेन था उसके कौन थे, है ना? इरविन, लॉर्ड इरविन। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच? गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? अरावली श्रृंखला किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? अल्पाइन से, हर्सिनियन से, या प्री कैम्ब्रियन से, या कैलिडोनियन से? कैलिडोनियन से। तो देखिए ये आपकी संबंधित है किससे? ये आपकी प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है कौन सी श्रृंखला? अरावली, है ना? अरावली मैं आपको बता चुकी हूँ, अरावली आपकी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और ये कहाँ का है? गुजरात में है ना आपकी। और कहाँ पर है? राजस्थान में है, दिल्ली में है। एक और बताइए, 4 स्टेट्स बताए थे मैंने, चौथा स्टेट्स कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का, भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का किससे संबंधित है? तो देखिए आपका जो 48 का है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ यहाँ पे, ये आपका, एक मिनट जी, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत, है ना, अनुच्छेद 48 का, कौन सा? अनुच्छेद 48 का जो था आपका, है ना, इसको क्या किया गया? इसके देखिए इसके तहत अंतः स्थापित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करेगा, है ना। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन करेक्ट बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? देखिए पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण से ये आपका संबंधित है। कौन सा? 48 का, है ना। और ये किसके लिए कहा गया है? राज्य के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए ये सब क्यों गलत है? ये तो बालकों की मुफ्त शिक्षा से हो गया, ये तो आपका गलत ही है ना। ये किससे संबंधित है? बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। बताइए, मैं आपको अपने वीडियोस में सब आपको करवा चुकी हूँ। बताइए किससे रिलेटेड है? जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य नहीं, ये आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, यहाँ तक तो सही हो गया, लेकिन उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं और सुरक्षा की, है ना, तो ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? है ना, कौन सी जनगणना के अनुसार? वर्ष 2011 की। तो देखिए क्या उत्तर प्रदेश था? देखिए सबसे पहले तो समझिए दूसरा पूछ रहे हैं और जनघनत्व के मामले में पूछ रहे हैं, है ना। क्या ये बिहार था, क्या ये पश्चिम बंगाल था, या क्या ये आपका पंजाब था? तो देखिए इसमें जो शीर्ष राज्य थे, टॉप पे जो स्टेट्स थे जिनमें जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा था, वो कौन कौन से थे? पहले नंबर पे था आपका बिहार, है ना। सेकंड पे था आपका वेस्ट बंगाल। थर्ड पे आपका कौन सा था? थर्ड पे था आपका केरला। और फोर्थ पे था आपका यूपी, है ना। थर्ड पे कौन सा था? आपका था केरला। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? क्योंकि दूसरा पूछा है इसलिए आपका पश्चिम बंगाल ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे था जनघनत्व के मामले में। ठीक है, और देखिए राज्य की ही बात हो रही है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता तो क्या जवाब देते? आप दिल्ली देते, फिर आप, है ना, दिल्ली में। ठीक, चलिए निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सीधो और कानो से संबंधित था? देखिए सीधो और कानो ये किससे संबंधित थे? मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपके संथाल विद्रोह से रिलेटेड थे। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से आपका ये 56, है ना, इसके बीच में हुआ था। और इसके नेता कौन थे संथाल विद्रोह के? तो आपके सीधो और कान्हो थे, ये इसके नेता थे, है ना। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों तथा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। संथाल विद्रोह का नारा बता सकते हैं? बताइए। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, ये किसका नारा था? आपका संथाल विद्रोह का नारा था। ठीक है, तो इस दिस मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन और आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? संविधान में या संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री किस निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो देखिए, मंत्री परिषद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री, ये क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता होते हैं, क्योंकि इनको लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी जीतती है और फिर वो अपना एक नेता चुनती है ना, और वही आपका कौन बनता है? प्रधानमंत्री बनता है देश का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा का नेता कहलाते हैं, जो भी व्यक्ति बहुमत से चुन के आता है लोकसभा चुनाव में, है ना। तो इसका मतलब संसदीय शासन प्रणाली के अधीन मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, है ना। तो देखिए, जो आपकी लोकसभा होती है इसी के नेता होते हैं, तो इसी के प्रति प्रधानमंत्री प्लस इनके जो मंत्री परिषद होंगे, है ना, यानी जो भी इन्होंने मंत्री चुने हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जलवायु मंत्री, पर्यावरण मंत्री, कानून मंत्री, विधि मंत्री, जो भी मतलब इन्होंने चुने हैं, है ना, तो वो सभी जो हैं ये किसके प्रति जवाबदेही है? इनकी किसके प्रति उत्तरदायी हैं? लोकसभा के प्रति। तो दिस मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची बी से हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, इसमें इन्होंने क्या दिया है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। आपके जो आंसर्स हैं वो हैं 1556। 1556 में क्या हुआ था? तो देखिएगा, 1556 में हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। फिर आपका आता है 1576, तो इसमें क्या हुआ था आपका? तो इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1817 और 18 में क्या हुआ था? तो आपका तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और 1799 में क्या हुआ था? तो आपका चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, है ना। क्या आप बता सकते हैं पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? देखिए, 1556 में कौन था? पहले तो यही बताइए, अकबर था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, है ना। इसी तरह से जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ था? यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आप देखिए, तीसरा आंग्ल मराठा, तो देखिए पता ही चला आंग्ल मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हुआ था, है ना। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के जो आपके कहना चाहिए उस समय थे टीपू सुल्तान, उनके बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या ऑप्शंस बैठेंगे? करेक्ट 4, देन आपका आएगा 3, देन 2, देन 1, 4 3 2 1। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 4 3 2 1 में। ठीक, ये आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 21, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? है ना, किसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, किसके? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। ये प्राचीन भारत में गांधार महाजनपद की राजधानी थी, है ना। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? ये तो पता ही है, गांधार महाजनपद की। कितने महाजनपद होते थे? 16 महाजनपद होते थे, है ना। तो देखिए, और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी थी यह विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे देखिएगा, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के कितनी? 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो देखिए, आर्थिक समीक्षा जो आपकी होती है ना, आर्थिक समीक्षा जो हर वर्ष आपकी आती है, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें 2019-20 के अनुसार, है ना, वर्ष 2025 यानी जो चल रहा है वर्ष 2025 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्राप्त करने का ये संकल्प है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में जिसने एक सिख गुरु का सरकलम कराया वो कौन थे? तो देखिए, किस शासक ने सिख गुरु का सरकलम कराया था, है ना। तो देखिए, आपको पता ही है, औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर का सरकलम कराया था।
है ना। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। देखिए औरंगजेब जो था उसने क्या करा था, उसने सिख गुरु तेग बहादुर का सरकलम कराया था। इनके बारे में कहा जाता है कि सर दिया किंतु सार नहीं दिया। इनकी याद में ही शीशगंज गुरुद्वारा का निर्माण हुआ था। किसकी याद में? ये आपके जो तेग बहादुर हैं, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, इनकी याद में। और इनका सरकलम किसने करवाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज की अनुशंसा की गई, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी, तो ये की गई थी आपकी, बता सकते हैं, देखिए 1957 द्वारा की गई थी। और उस समय कौन सी आपकी कमेटी थी? ये थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। इन्होंने कितने स्तर की आपकी पंचायती राज व्यवस्था बताई थी? 3 स्तर की बताई थी ना, त्रिस्तरीय, है ना, 3 टायर, है ना। 3 स्तर कौन कौन से थे बताइए, मैं आपको अपनी वीडियोस में सब पढ़ा चुकी हूँ कि 3 स्तर में कौन कौन से स्तर आपके आते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? मतलब स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो उस समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो भी हत्याएं की थी तो उसका आपको सही क्रम बताना है। सर कर्जन वाइली की हत्या, कर्जन आप समझ गए ना, लॉर्ड कर्जन, ये आपके बंग भंग से रिलेटेड है ना। JP सैंडर्स, देन आपके AMT जैक्सन की हत्या और WC रैंड की हत्या। तो देखिए आप सबसे पहले आपकी कौन सी इसमें से क्रम आएगा? तो आपका सबसे पहले इसमें आएगा 22 जून 1897, 22 जून 1897। इसमें क्या हुआ था? ये जो थे आपके WC रैंड, इनकी हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। किसने की थी? चापेकर, देखिए बंधुओं ने इनकी हत्या की थी, है ना। और ये कहाँ की गई थी? पुणे में। कहाँ पर? आपके पुणे में, ठीक है। इसे यूरोपियों की भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या भी कहा जाता है ना। जो किसी भी यूरोपवासी की भारत में हत्या की गई, पहले यूरोपवासी की, तो वो था आपका WC रैंड, है ना, चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं के नाम बताइए, आपको मैं बता चुकी हूँ क्या क्या नाम थे उनके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको ध्यान है तो। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका? 1909 में मदन लाल ढींगरा के द्वारा सर कर्जन की, कब? 1909 में मदन लाल ढींगरा, लिख देती हूँ, मदन लाल ढींगरा के द्वारा किसकी हत्या की गई? लॉर्ड कर्जन की हत्या की गई थी, है ना, गोली मारकर। आगे देखिएगा, 21 दिसंबर 1909 में संगीत शारदा नाटक देखते समय अनंत कन्हेरे द्वारा गोली मारकर AMT, किसकी? AMT की हत्या की गई थी, AMT जैक्सन की, कब? 1909 में। देखिए दोनों का ईयर एक है बट डिफरेंस क्या है? ये है आपका 21 दिसंबर को और ऊपर वाला आपका क्या है? 1 जुलाई को, तो इसलिए आपका पहले ये वाला आएगा, है ना। आगे देखिएगा, JP सैंडर्स, इसकी हत्या किसने की? लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। क्यों? लाला लाजपत राय को लाठी डंडों से पीट कर उन्हें मार डाला गया था ना, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर, है ना, 1928 को किसने? भगत सिंह के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में सैंडर्स की हत्या की गई थी। तो इसमें फिर आप इसको अरेंज करिए कौन कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपका आएगा नंबर 4, यानी कि 4, फिर आपका आएगा, देखिए मैंने आपको बताया था, ये आपका आएगा, है ना, 2, देन आपका आएगा 3, देन आपका आएगा 4, ठीक। तो दिस मीन्स आपका आएगा 4, फिर 1, फिर आएगा आपका 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, 22 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाते हैं? बताइए, कल ही बताया था मैंने अपनी वीडियोस में आपको। 22 मार्च को क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं बताइए? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिवस, है ना, विश्व पृथ्वी दिवस। और आपका मैंने बताया था 22 मई को क्या कहते हैं? जैव विविधता दिवस, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, इस बार के पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? यदि आपको ध्यान हो तो बताइए क्या थीम थी पृथ्वी दिवस की।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 में संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की, है ना? भारत ने और किस देश ने? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका स्पेन। भारत और स्पेन ने मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेल में भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? किसमें? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में ये जो आपके खेल हुए थे इसके भारतीय दल के प्रमुख कौन थे? तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये आपके कहाँ पे इनका आयोजन हुआ था। तो इसका जो आयोजन था आपका कहाँ हुआ था? इसका आयोजन आपका फ्रांस में, पेरिस में किया गया था, है ना? और देखिए इसमें भारतीय दल के जो प्रमुख थे वो आपके कौन थे? गगन नारंग जी थे। गगन नारंग जी आपके भारतीय दल के प्रमुख थे। आगे देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार, कौन सी? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी। देखिए कल मैंने आपको 3 देश भी बताए थे, है ना? कौन कौन से देश हैं टॉप पे, और आपको 3 राजधानियां भी बताई थी मैंने। बताई थी नहीं बताई थी? बताइए आपको कुछ ध्यान है या नहीं है? बताइए देश कौन कौन से बताए थे मैंने। चलिए मैं पहले बताती हूँ। आपका जो नंबर 1 पे आपका देश था वो था आपका बांग्लादेश, देन था आपका पाकिस्तान, फिर था आपका इंडिया। ठीक, और राजधानियों में कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। फिर आपकी थी ढाका जो कि आपकी बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका। ठीक, और लास्ट कौन सी थी आपकी? लास्ट वाली थी आपकी कुछ ऐसे नाम था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, ओरा नोंगा करके कुछ इसी तरह से था। यदि आपको ध्यान आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना? कुछ इसी तरीके से नाम था, ओरा डोंगा या कुछ ऐसी था। चलिए तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी, तो कौन सी हो गई? नई दिल्ली हो गई। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? किसमें? एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। तो देखिए इसमें जो आपका सर्वाधिक सुधार करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा बन जाता है? इसमें जो ऑप्शंस दिए, हरियाणा, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो देखिए इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश, है ना, इसने सबसे ज़्यादा सुधार दर्ज किया है। किसमें? एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में। क्या आप बता सकते हैं इसको कौन जारी करता है? तो देखिए नीति आयोग, है ना, नीति आयोग जो है वो ही आपका इसको जारी करता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। अच्छा, नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग। ठीक, तो बताइए फिर योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए मुझे आप, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, चलिए नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, यानी अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, पीएम होते हैं, है ना। तो देखिए आपका जो ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 इसका कौन सा संस्करण था? इसका ये था 4th संस्करण। कौन सा संस्करण? 4th संस्करण था। इसमें आपका उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जो कि टोटल जो आपकी रैंकिंग हुई थी उसमें जो है आपका इसमें सर्वाधिक जो सुधार किया था, माफ कीजिएगा, उसमें आपका नंबर 1 पे कौन सा था? उत्तर प्रदेश था। जबकि यदि हम टोटल रैंकिंग की बात करें तो उसमें टॉप पर बता सकते हैं कौन था? तो उसमें टॉप पर थे आपके, एक तो आपका था केरला एंड उत्तराखंड। ठीक, केरला एंड उत्तराखंड ये दोनों ही संयुक्त रूप से टॉप पर थे। तो फ्रेंड्स इसी के संग यहाँ पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।